नमस्कार। आज लोहड़ी है तो आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, लोहड़ी का आज पवित्र पर्व है तो आप सभी को जो है वो इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, आप लोहड़ी का जब भी नाम लेते होंगे, सुनते होंगे, तो आपके मन में, अगर आपने बचपन में कभी लोहड़ी गाई सुनाई होगी तो आपके मन में ना वो दिन बचपन के याद आ जाते होंगे। परंतु आज के समय में ना ये चीज़ें बहुत कम देखने और सुनने को जो है वो मिलती हैं। ना बच्चे गैदरिंग करते हैं, ना घरों से बाहर निकलते हैं, और ना ही इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इन चीज़ों को फिर से जीवित करने में ना स्कूल्स के टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। और भविष्य में कभी आपको इस तंत्र के साथ जुड़ने का मौका मिले, चाहे वो स्कूल्स हो गए, एजुकेशन होगी, इस तरह के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, तो आप इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। खैर, हम डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एलाइड का एग्जाम है, चाहे पीजीटी पेपर 1 का एग्जाम है, और भी कोई एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे हिमाचल के एग्जाम्स हैं जिनमें हिमाचल जीके पूछी जाती है। वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। बड़े ही ट्रिकी से क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बड़ा मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस में। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे तो आसान भी लगेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 2001 सेंसस व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखो, पूछा गया है कि 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात में लगभग कितना अंतर है। अब इसके लिए ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो आपको 2001 का जो सेक्स रेशो था वो पता होना चाहिए, फिर 2011 का सेक्स रेशो पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा गया है आपसे यहाँ पर। तो हम एक एक को करके डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशो की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशो था 972, और 2001 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो ये सेक्स रेशो था 968, 968 जो था ये सेक्स रेशो था। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आप देखेंगे ना, तो डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच में? इनके बीच में 4 डिफरेंस जो है वो आएगा। तो इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया था, तो 4 का जो था ये डिफरेंस था। 4 फीमेल पर 1000 मेल्स, ये डिफरेंस माना जाएगा। तो आपको पता है सेक्स रेशो कैसे होता है? सेक्स रेशो होता है फीमेल्स पर 1000 मेल्स करके, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेक्स रेशो की बात करते हैं, परंतु हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट सेक्स रेशो है हिमाचल प्रदेश में। हम लेटेस्ट आंकड़े जानेंगे 2011 के ही, क्योंकि 2011 में ही लेटेस्ट जनगणना हुई है, और किस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो किस तरह से सेक्स रेशो है। देखिए, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशो कितना है? 1095 जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशो है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर के बाद कोई दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट आता है, तो वो हमने पढ़ा था कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो दूसरे नंबर पर। हमीरपुर के बाद हमने पढ़ा था कि हमीरपुर के बाद कांगड़ा का सेक्स रेशो है। कांगड़ा का सेक्स रेशो है 1012, 1012 करके कांगड़ा का सेक्स रेशो है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पता चला ना आपको कि डिस्ट्रिक्ट, अगर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का कितना है, तो 1095 है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का कितना है, तो 1012 है। और अगर हम बात करते हैं 2011-2001 की जनगणना के अनुसार वो कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज ममलेश्वरम महादेव मंदिर। तो बोलते हैं कि ममलेश्वरम महादेव मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है वो स्थित है। देखो, मंदिरों के बारे में ये ध्यान रखना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बड़ा छोटा इंपॉर्टेंट मंदिर है वो सारे आपको याद होने चाहिए। तो ममलेश्वरम महादेव मंदिर जो है ये मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ममलेश्वरम महादेव मंदिर तो हो गया मंडी में स्थित, परंतु क्या मंडी में कोई और भी मंदिर स्थित है? अगर और भी मंदिर स्थित है तो वो कौन कौन से मंदिर हैं और उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, या फिर पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर हम मंडी में बात करते हैं ना, तो मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। अजबर सेन के द्वारा स्थापना की गई थी। यहाँ पर शिवरात्रि का मेला भी जो है वो लगता है। तो इसी मेले के साथ, शिवरात्रि के मेले के साथ ही जो है वो माधवराय टेम्पल जुड़ा हुआ है। माधवराय टेम्पल के साथ ही इसी तरह शिवरात्रि मेले के साथ भूतनाथ मंदिर भी जुड़ा हुआ है, और भूतनाथ मंदिर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। हम पढ़ते हैं पराशर टेम्पल, पराशर लेक। तो पराशर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। राजा बाणसेन के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी, और 1346 में इसकी स्थापना करवाई गई थी। जब हिमाचल में ड्रास्टिकली एक फ्लड आया था, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, तो हमने एक और मंदिर वहाँ पर पढ़ा था, पंचवक्रता मंदिर, जो कि मंडी जिले का स्थित है। 14th सेंचुरी में लगभग बना था। इस मंदिर, देखो, इतनी ज़्यादा बाढ़ आई, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई, परंतु मंदिर को आंच तक नहीं आई थी, इसीलिए ये मंदिर जो था वो चर्चा में आया था। ममलेश्वरम महादेव मंदिर पढ़ते हैं हम, करसोग साइड में थोड़ा सा ये लिंक करता है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये
स्थित है। माधवराय टेम्पल हमने पढ़ लिया, हमने जो है वो जो भूतनाथ मंदिर है यहाँ का वो पढ़ लिया, पराशर टेम्पल पढ़ लिया, पंचवक्रतवा मंदिर पढ़ लिया, शिकारी देवी टेम्पल भी ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। मंदिर सारे हो गए आपके क्लियर। हमने अयोध्या मंदिर के बारे में भी पढ़ा था, अयोध्या में जो भगवान राम जी का मंदिर बना है वो हमने पढ़ा था पीजीटी की उत्तीर्ण सीरीज में, करंट अफेयर्स में, कि उस मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल कौन सा है, तो नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में वो कोई मंदिर जो है वो बना हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द जागीर वाज ग्रांटेड टू राजा ऑफ नूरपुर बाय ब्रिटिशर्स। तो बोलते हैं कि नूरपुर के राजा को अंग्रेजों द्वारा जागीर कब दी गई थी। हम बात करते हैं नूरपुर रियासत की, जिसकी स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। अब राजा जेठपाल ने इसकी स्थापना की थी। कांगड़ा की एक ट्राइब्यूटरी है, कांगड़ा की एक शाखा है, ये एक तरह से आप इस तरह से कहेंगे। और इसको जो आप कहेंगे ना कि इसको जो जागीर दी गई थी वो कब दी गई थी, एक्चुअली में यहाँ पर ना ऑप्शंस थोड़े से आगे पीछे हैं, परंतु अब देखिए आप सही सीक्वेंस में ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे, या फिर नूरपुर के राजा को कब अंग्रेजों के द्वारा जो था वो जागीर दी गई थी। तो ये जागीर दी गई थी 1861 में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1861 में दी गई थी, परंतु दी क्यों गई थी, क्योंकि नूरपुर के राजा के द्वारा जो था वो अंग्रेजों की सहायता की गई थी 1857 के विद्रोह में। जब 1857 का रिवल्ट हुआ तो जिस राजा ने ना अंग्रेजों की सहायता की थी ना, तो उनको कुछ ना कुछ उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर सहायता की गई तो इनको जो था वो उपाधि, इनको जो था वो जागीर दी गई। 1861 में जो था ये जागीर इनको दी गई थी। और नूरपुर के बारे में अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो नूरपुर के बारे में जो है वो बनते हैं। पहला हमने इसके स्थापना के बारे में पढ़ लिया कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। जेठपाल के द्वारा नूरपुर की स्थापना की गई थी, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। नूरपुर के जो शासक थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, वो थे राजा जसपाल। तो राजा जसपाल का नाम आपने ध्यान रखना है, ये जसपाल थे। नूरपुर के राजा जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे वो कौन थे, वो थे भीमपाल। भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी के जो था वो समकालीन थे, तो भीमपाल का नाम आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो सबसे शक्तिशाली वहां पर माने गए। तो नूरपुर के राजा जो था वो जगत सिंह काफी शक्तिशाली माने गए, और इनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था, वह जहांगीर की सहायता भी की गई थी। क्यों सहायता की गई थी जहांगीर की, ताकि जो कांगड़ा का किला है ना उसको जो है वो जहांगीर अपने अधीन कर सके। और जब जहांगीर जो था वो नूरपुर आया था अपनी पत्नी के साथ, लगभग 1622 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में जब अपनी पत्नी के साथ ये आता है तो नूरपुर का नाम पहले धमेरी हुआ करता था। धमेरी का नाम बदलकर जो था वो नूरपुर फिर रख दिया गया। क्यों रखा गया, क्योंकि जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, और नूरजहां को सम्मानित करते हुए ये नाम जो था वो रखा गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि नूरपुर के अलग अलग राजा इसके बाद आते गए। नूरपुर रियासत के जो अंतिम शासक हुए कौन हुए, नूरपुर रियासत के अंतिम शासक राजा वीर सिंह हुए। ये नूरपुर रियासत के जो था वो अंतिम शासक थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह के समय नूरपुर के राजा कौन थे, जसवंत सिंह। ये आपने ध्यान रखना है, जसवंत सिंह जो था ये थे नूरपुर के शासक। और जसवंत सिंह ने अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी, इनको सहायता यहाँ पर की थी, और सहायता करने के बावजूद इनको 1861 में जो था वो जागीर जो था वो प्रोवाइड करवाई गई थी, क्योंकि इन्होंने सहायता यहाँ पर की हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं एट विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज HPMC सेटिंग अप पैक हाउस एंड कोल्ड रूम फॉर पैकिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड कलनरी हर्ब्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के किस स्थान पर जो है वो HPMC के द्वारा जो है वो फलों, सब्जियों, फूलों और जो जड़ी बूटियों की पैकिंग है, ग्रेडिंग है, उनके लिए एक पैक हाउस और कोल्ड रूम जो है वो स्थापित किया गया है। देखो, इनके लिए एक पैक हाउस और कोल्ड रूम जो है वो स्थापित किया गया है, परंतु कहाँ पर किया गया है, ये घुमारवी में किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये वही घुमारवी है जो बिलासपुर की 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो एक आती है। बिलासपुर में 4 विधानसभा की जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, और घुमारवी भी उनमें से एक आती है। और घुमारवी से जो मंत्री है ना, जो राजेश धर्माणी है, जो पहले MLA थे, अभी उनको मंत्री बनाया गया है, तो उनको कौन सा विभाग जो है वो दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने एक अलग से वीडियो में बताया था आपको, अब ये विभाग आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी जो भी सफलिंग होगी, जो जहाँ से विभाग लिया गया, किसको दिया गया, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेंगी, खासकर जो आने वाले एग्जाम्स हैं।
एचपीएमसी के द्वारा इसी तरह एक वेजिटेबल पैक हाउस और कोल्ड स्टोर भी जो है वो स्थापित किया गया है, जो मॉडर्न लाइंस पर जो है वो स्थापित किया गया है, यानी कि जो आधुनिक तकनीकें हैं वहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं, और वो नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो किया गया है। और ये जो हमने यहाँ पर अलग से पढ़ा कोल्ड रूम फॉर पैकिंग ग्रेडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स कलरी हर्ब्स, ये सारा जो है घुमारवी में जो है वो किया गया है। और इनकी जो ग्रांट इन एड है दोनों की वो है 7.89 करोड़, ये ध्यान रखना है। और ये एड जो है वो उनको एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको एपीडा कहते हैं, वहाँ से जो है वो मिली है, ये भी ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके, कोई डाउट तो नहीं बचा। हाँ, एचपीएमसी के ना बहुत सारे कोल्ड स्टोर जो हैं वो और भी स्थित हैं, तो उनके बारे में कभी सेपरेटली पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लें, अगर याद रह जाए तो ठीक है, क्योंकि कई बार रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वहाँ से, परंतु ये चीज़ें ना याद रहती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इन विच रिवर बेसिन इज गानवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि हाइडल परियोजना जो गानवी है ना, ये बोलते हैं कि कौन सी नदी बेसिन के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ये तो पिछले कोई एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक पीजीटी या फिर कॉलेज लेक्चर का एग्जाम होगा जिसमें ये पूछा गया था, परंतु पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब घनवी जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बनी हुई है, आपने ये ध्यान रखना है। घानवी 1 परियोजना भी है, घानवी 2 परियोजना भी है, सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये स्थित है। ये परियोजनाएं कितने कितने मेगावाट की हैं और कौन इनको एग्जीक्यूट करता है। हम घानवी 1 परियोजना की बात करते हैं तो ये जो है वो 22.50 मेगावाट की परियोजना है, ये ध्यान रखना है। घानवी 2 परियोजना की बात करते हैं कि घानवी 2 परियोजना कितने मेगावाट की है, ये 10 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। और इनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जो है वो कौन है, तो इनको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इनको एग्जीक्यूट करने वाली जो है वो एजेंसी है, ये नोट करना था आपने। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहाँ पर घानवी परियोजना के बारे में पता चल गया। हमने इस तरह की ना और भी छोटी छोटी परियोजनाएं पढ़ रखी हैं, जैसे कि छाबा परियोजना होगी। छाबा परियोजना जो है ये आपने ध्यान रखना है। छाबा परियोजना शिमला में सतलुज रिवर बेसिन पर 1.75 मेगावाट की है, इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। आपने साथ में ध्यान रखनी है यहाँ पर गुम्मा परियोजना शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और ये परियोजना भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। आंध्रा परियोजना हो गया, आंध्रा जो कि यमुना की भी एक सहायक नदी है, ये 16.95 मेगावाट की परियोजना है, और इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये 4-5 परियोजनाएं, और 4-5 परियोजनाओं में से 1 या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखें। हिमाचल जीके में तो ना प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और पीजीटी पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 में ना टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वो टेस्ट सीरीज ग्रुप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम तक। ठीक है जी, तो वो दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और उसका टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु वॉज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1963 to 67। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन थे 1963 से लेकर 1967 के बीच में। ठीक है, हम अक्सर क्या पढ़ते हैं, अक्सर हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, दूसरे स्पीकर कौन थे, परंतु हम टेन्योर के बेसिस पर बहुत कम पढ़ते हैं कि उनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा था। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से कार्यकाल दिया गया है, और कार्यकाल दिया गया है 1963 से लेकर 1967 तक। तो ये कौन थे हिमाचल प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर थे वो कौन थे, उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, देशराज महाजन थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देशराज महाजन जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो था वो स्पीकर थे, और 1963 से लेकर 1967 तक जो था वो ये रहे थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं टेन्योर के अकॉर्डिंग पर कि उनका कार्यकाल, कोई भी स्पीकर रहा तो उसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक जो था वो हिमाचल प्रदेश में रहा है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा के पहले जो स्पीकर बने थे तो वो बने थे कौन, यहाँ पर जयवंत, पंडित जयवंत राम का नाम दिया गया है। ये जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर जो था वो बने थे, और इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा था, तो ये 1952 से लेकर 1956-7 तक जो था वो रहे थे।
और इसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि 1956 में जो है वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। और 1956 से लेकर 1971 तक 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस इसका बना रहता है। 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। पहले स्पीकर तो बन गए 1952 से 56 तक। उसके बाद 1956-2 में करम सिंह जो था वो दूसरे स्पीकर बने थे। तीसरे स्पीकर बने थे ये देशराज महाजन, और देशराज महाजन जो था वो 1963 से लेकर 1967 तक बने थे। उसके बाद फिर से 1967 से लेकर 1972 तक जो स्पीकर रहे वो देशराज महाजन ही रहे थे, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद कौन स्पीकर बने थे? उसके बाद जब 1972 में इलेक्शन हुए तो 1977 तक स्पीकर रहे, और वो रहे थे कुलतार चंद राणा। ये कुलतार चंद राणा जो था वो 1972 से लेकर 1977 तक जो था वो स्पीकर रहे थे। तो अब यहाँ तक कुछ भी पूछा जाए वो आपको पता चल गया। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो कौन है इसके स्पीकर, पता होना चाहिए आपको। तो प्रेजेंट टाइम में कुलदीप पठानिया जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो है वो स्पीकर हैं। अभी डेप्यूटी स्पीकर भी तो बनाए गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर किसको बनाया गया है वो आप कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए वो काम है, कमेंट करके बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जागरा फेयर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ये जागरा मेला जो है वो कहाँ पर जो है वो कौन से महीने में जो है वो लगता है। देखो जागरा मेले की अगर हम बात करते हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट फेयर है एक हिमाचल प्रदेश का, और ये सितंबर के महीने में जो है वो लगता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सितंबर के महीने में ये जागरा मेला जो है वो लगता है, परंतु पूरी बात हम समझते हैं कि जागरा मेला है क्या, किस तरह से जो है ये लगता है, कहाँ पर लगता है, वो बात हम समझेंगे यहाँ से। पहली बात हो गई हमारे पास कि जागरा मेला जो है वो सितंबर के महीने में जो है वो लगता है। अब ये मेला जो है ना ये महासू देवता की वर्शिप यहाँ पर की जाती है। महासू देवा की पूजा जो है वो यहाँ पर की जाती है, चाहे वो सिरमौर के कुछ क्षेत्र हो गए, किन्नौर, शिमला, जो अपर शिमला जो है वहाँ के कुछ क्षेत्र हो गए, वहाँ पर जो है वो महासू देवता की जो है वो पूजा यहाँ पर की जाती है इसके दौरान। और ये जो जागरा मेला होता है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है एक तरह से बर्थडे ऑफ लॉर्ड महासू। ठीक है, ये शिमला, सिरमौर, जनसौर का जो एरिया था ना यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर जो है वो माने गए हैं यहाँ के ये देवता है। शिमला का जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में, तब आपको पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट महासू हुआ करता था, फिर महासू डिस्ट्रिक्ट टूटा, उसके बाद ही शिमला डिस्ट्रिक्ट बना, उसके बाद ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो था वो बनने को देखने को हमें मिले थे। तो ये महासू देवता की पूजा में किया जाता है। हमारे पास तो और भी ऐसे बहुत सारे फेयर फेस्टिवल हैं जो इस तरह से जो है वो मनाए जाते हैं। अगर हम शिमला रीजन की ही स्पेसिफिक रूप से बात करते हैं तो शिमला में लवी मेला जो है वो लगता है। लवी मेला जो है वो लगभग अक्टूबर-नवंबर के महीने में जो है वो हो जाता है। अभी जो है वो लवी मेला जो था वो हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिमला में जो है वो पत्थर का खेल मेला जो है वो लगता है। शिमला के हलोग में जो है ये अक्टूबर-नवंबर के महीने में ही जो है वो मेला लगता है। पुराग मेला लगता है शिमला में, वो भी आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बैसाखी के दौरान लगभग ये हो जाता है। भैंसों का मेला जिसको बफेलो मेला कहते हैं, मशोबरा के समीप, कुफरी के समीप मशोबरा में जो है ये लगता है शिमला में। और ये कौन से महीने में लगता है? तो ये भी सितंबर के महीने में ही जो है वो लगता है। और शिमला में जो है वो जोरना मेला भी होता है। जोरना मेला चौपाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। शिमला का जो चौपाल क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो ये फेयर फेस्टिवल आपने जान लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप जानेंगे आगे उसी तरह का। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बोलते हैं चूज द करेक्ट वन स्टेटमेंट। तो बोलते हैं विंटर कार्निवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन मनाली। तो विंटर कार्निवल बोलते हैं प्रत्येक वर्ष मनाली में जो है वो लगता है। दूसरे क्वेश्चन में बोलते हैं ज्वालामुखी फेयर हेल्ड वंस इन अ ईयर, कि ज्वालामुखी मेला साल में सिर्फ एक बार जो है वो आयोजित होता है। तीसरे क्वेश्चन में बोलते हैं द वर्ड मिंजर ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मंजारी विच मीन्स शूट्स ऑफ कॉर्न। तो बोलते हैं कि मिंजर शब्द की उत्पत्ति जो है वो मंजरी से, संस्कृत का एक शब्द है वहाँ से हुई, जिसका अर्थ होता है मक्की का अंकुर। मकई नहीं, ये मक्की होगा, जो गेहूं मक्की होता है उसका, मक्की जो है ना उसका अंकुर। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के साथ टच रहते हैं, गिरिराज पत्रिका के साथ टच रहते हैं, तो विंटर कार्निवल हमने पढ़ा है मनाली में ही जो है वो होता है। पहली स्टेटमेंट सही है। अभी इन्हीं दिनों जो है ये होता है। दूसरा मेला है ज्वालामुखी का। तो ज्वालामुखी का मंदिर जो है ना वो शक्तिपीठों में से एक आता है। आपने यहाँ पर लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमने गिरिराज पत्रिका में कि अब इन मंदिरों में जो है वो कुछ एक मंदिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जहाँ पर ऑनलाइन पूजा हो जाएगी, ऑनलाइन प्रसाद घर बैठे मंगवाया जा सकता है। वो हमने चीज़ पढ़ी थी। तो ज्वालामुखी मेला जो है वो साल में एक बार क्या मनाया जाता है? नहीं, साल में ये 2 बार मनाया जाता है। 2 टाइम्स जो है ये मनाया जाता है नवरात्रों के टाइम। तो वंस नहीं होगा, ये ट्वाइस होगा। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई।
दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये मंदिर जो है वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, और ये भी ध्यान रखना शक्तिपीठों में से प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माता ज्वालामुखी का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तीसरे क्वेश्चन में बोलते हैं कि वर्ड मिंजर जो है वो संस्कृत वर्ड मंजरी से जो है वो ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब शूट्स ऑफ कॉर्न होता है। बिल्कुल सही बात है कि मिंजर मेला जो है, इसका मिंजर शब्द जो है वो इसका उत्पत्ति यहीं से हुई है। एक्चुअली में मेज फ्लावर कहते हैं इसको, और जो मक्की का फ्लावर होता है, जो मक्की का एक अंकुरित सा फ्लावर आप देखते हैं सीजन के दौरान, वही ये होता है। और पूजा अर्चना उस दौरान की जाती है। मिंजर मेला जो है चंबा में मनाया जाता है। चंबा में सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है ये मेला लगता है, और इम्पॉर्टेंट मेला है। राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था ये मेला स्टार्ट करवाया गया था। तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 1 और 3 स्टेटमेंट एंड करेक्ट, और बाकी स्टेटमेंट्स हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, दूसरी स्टेटमेंट वो गलत थी, क्योंकि 2 बार जो है वो माता ज्वालामुखी का मेला जो है वो मनाया जाता है। नवरात्रों के दौरान 2 बार जो है ये मेला लगता है। तो इस तरह से आपने अलग अलग स्टेटमेंट्स देखी और क्वेश्चन को जो था वो सॉल्व कर दिया। कितना आसान क्वेश्चन था, परंतु देखो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से ही सॉल्व हो गए। और मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो पीजीटी में पूछे जाएं, एलाइड में पूछे जाएं, किसी और क्वेश्चन में पूछे जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, चाहे इंडिविजुअली पूछे जाए, अगर स्टेटमेंट में नाम भी पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखें जी हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं एज पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार आपको जो है वो अवरोही क्रम में जो है ये व्यवस्थित करने हैं, और इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो है ये आपको करने हैं। हमारे पास देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, तभी ये जो है वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये भी मतलब एग्जैक्टली डाटा पता होना चाहिए 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट का। पहले तो आप देखें कि पूरी हिमाचल की अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसका शेड्यूल कास्ट जो है वो 25.19% जो है वो कवर करती है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट की, कि मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितना % कवर करता है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 29.38% जो है वो कवर करता है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन कितना करता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है वो 28.35% जो है वो कवर करता है। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला कितना करता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला 26.51% जो है वो कवर करता है। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो कितना करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो 21.15% जो है वो कवर करता है पूरी पॉपुलेशन का। इन टर्म ऑफ परसेंटेज हम बात कर रहे हैं। तो घटते क्रम में आपको ये करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले मंडी है, दूसरे नंबर पर सोलन है, तीसरे नंबर पर जो है वो शिमला है, और चौथे नंबर पर कांगड़ा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका इस तरह से जो है वो सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। पता चला ना आपको कि हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसकी पूरी पॉपुलेशन का अगर हम शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज निकालते हैं तो वो 25.19% जो है वो निकलता है। इस तरह से ही अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लिया जाए तो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए। हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट 29.38%, सोलन डिस्ट्रिक्ट 28.3%, शिमला डिस्ट्रिक्ट 26.51%, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 21.51% जो है वो कवर करता है। ये सारा का सारा डाटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज पूछा गया था, इन टर्म ऑफ परसेंटेज ही आपने सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। डेफिनेटली एलाइड जैसे एग्जाम में ना ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और एलाइड की टेस्ट सीरीज़ मैंने बताया है कि प्रैक्टिस करनी है, तो एलाइड की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज़ का जो ग्रुप है ना वो ज़रूर ज्वाइन करना। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अभी आप क्वेश्चन देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। बोलते हैं इन 1939 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पंजाब एंड हिल स्टेट प्रजामंडल वाज हेल्ड। तो बोलते हैं कि 1939 में पंजाब एवं पहाड़ी राज्य प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट वीडियो में पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मिशन एलाइड की, और डिटेल से डिस्कस किया था। तो अभी आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस एडिशन की PDF भी टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।